मॉर्निंग दोस्त, मैं हूँ इसाक सर और मेरा यूट्यूब चैनल सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो उसमें उस चैप्टर में टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ कंसेप्ट को पहले जानेंगे, छोटी छोटी टॉपिक को पहले हम लोग जानेंगे, तब हम लोग जा कर के जो रियल टॉपिक हो उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए कंसेप्ट पर कुछ क्लियर कीजिए। क्या है कि एक लड़का है, एक लड़का के पास कुछ लीची, एक लड़का के पास कुछ लीची है। सपोज डेट मान लिया जाए उसके पास 10 लीची है। समझा जाए, पहले एक लड़का है, उसके पास 10 लीची है। उसको शर्त रखा गया है कि हर 1 मिनट के बाद एक लीची को खा जाना है। फिर समझा जाए, एक लड़का है, उसके पास 10 लीची है, हर मिनट के बाद एक लीची को खा जाना है। तो बताओ मेरे भाई, जैसी 2 मिनट हुआ, के मिनट, तो 2 लीची तो खा जाएगा, तो उसके पास बचेगा के लीची, 8 लीची। अब समझो बाबू, 4 मिनट हो गया तो के लीची खा जाएगा, 4 लीची खा जाएगा, तो उसके पास बचेगा के लीची, 6 लीची। अब समझो बाबू, 3 मिनट तो 3 लीची खा जाएगा, तो 10 में बचेगा के लीची, बताओ 7 लीची। और बताइए बाबू, 0 मिनट तो बताओ 1 मिनट होगा तब ना 1 लीची खाएगा। माने अभी 1 मिनट नहीं बचा है, तो उसके पास लीची क्या हो गया, 10 को। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब टाइम बराबर 0 है, जब समय 0 है, तो अंतिम लीची की संख्या प्रारंभिक लीची की संख्या के बराबर होता है। तो हम आइए अपने चैप्टर में आते हैं। हमारे चैप्टर में टॉपिक जो है संबंधित किससे, सांद्रता से है। तो जब t बराबर 0 हो तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। हमारे कहने t का मतलब होता है रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय। 2 चीज समझिए, t का मतलब हो गया अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय। यानी यदि t बराबर 0 हो, यानी रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय 0 हो, तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। समझ में? हमारी कंसेप्ट यही है कि यदि t बराबर 0 हो तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है कब, जब t बराबर 0 हो, यानी रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय 0। आइए इस बात को बोर्ड पर लिखते हैं। बाबू क्या बताए कि जब t बराबर 0 हो तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। देखिए ये बात को लिखे, यदि t बराबर 0 हो तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि प्रारंभिक सांद्रण A है, अंतिम सांद्रण A माइनस x। तो बताइए, जब t बराबर 0 यानी अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय 0, तब अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। तो जब t बराबर 0 तो अंतिम कितना है, a माइनस x, प्रारंभिक कितना a, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलिए दूसरा एग्जाम्पल, प्रारंभिक सांद्रण सपोज दैट x मान लिए, अंतिम सांद्रण y मान लिए। बोलो, जब t बराबर 0 तब अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होगा। तो अंतिम कितना है बाबू, y,
प्रारंभिक कितना x, दोनों क्या हो गया बराबर। यानी इस कंसेप्ट के माध्यम से हमको ये बात बताना है कि जब t बराबर 0 हो, यानी अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय 0 हो, तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। अब चलिए आगे बातों पर हम विचार करते हैं बाबू। अगले कंसेप्ट यानी टॉपिक पर गौर किया जाए, हाफ लाइफ टाइम, इसको हिंदी में कहता अर्ध जीवन काल, दूसरा नाम है अर्ध आयु, तीसरा नाम है अर्ध काल। अर्ध जीवन काल कहें या अर्ध आयु कहें या अर्ध काल कहें, ये तीनों शब्द एक ही है, जिसको टी हाफ से मान टी लिख करके ऐसे हाफ देना, इसको टी हाफ से दर्शाया जाता है। अर्ध जीवन काल कहें या अर्ध आयु कहें या अर्ध काल कहें, जिसको टी हाफ से दर्शाया जाता है। अब समझिए अर्ध काल क्या है, इस टॉपिक को समझिए बाबू। मान लिया जाए कि आपके पास 100 रुपया है और जितना दिनों में, जितना समय में एक घट कर रकम आधा हो जाए, माने 50 रुपया हो जाए, वही समय अर्ध जीवन काल कहलाता है। तो हमारी टॉपिक है सांद्रता से रिलेटेड, सांद्रता, सांद्रता। तो आपको याद होना चाहिए कि जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो प्रतिकारक की सांद्रता घटता है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ता है। तो जितना समय में प्रतिकारक की सांद्रता घट करके आधा हो जाता है, उसी को अर्धकाल कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर का, शायद ये पूछा हुआ आपका है 2 नंबर का, कि अभिक्रिया का अर्धकाल क्या है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभिक्रिया का अर्धकाल क्या है, या अभिक्रिया के अर्धकाल को परिभाषित करें, या अभिक्रिया के अर्धकाल से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जितना समय में प्रतिकारक की सांद्रता, जितना समय में प्रतिकारक की सांद्रता घट करके आधा हो जाता है, उतना समय को अर्धकाल कहते हैं, जिसको अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल भी कहा जाता है। इसको टी हाफ से दर्शाया जाता है। इस कथन से, इस बातों से स्पष्ट होता है कि अर्ध काल के बाद, अर्ध आयु के बाद कोई भी चीज घट करके आधा हो जाता है, कोई भी चीज घट करके आधा हो जाता है। अर्ध आयु के बाद कोई भी चीज घट करके आधा हो जाता है। यानी समझो बढ़िया से बाबू, मान लिया जाए सपोज दैट प्रारंभिक अमाउंट x है, तो टी हाफ के बाद माने अर्ध आयु के बाद ई घट कर क्या हो गया आधा। मान ली कि प्रारंभिक सांद्रता a है, तो टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा a/2। मान लिया जाए कि प्रारंभिक सांद्रता a-x है, तो टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा बाबू a-/2। समझ में आ गया। यानी अर्ध आयु के बाद कोई भी चीज घट करके आधा हो जाता है। मतलब इस बात से स्पष्ट होता है कि जब, हाँ बाबू समझो बाबू, जब टी बराबर टी हाफ, मतलब अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय उसके अर्ध आयु के बराबर हो। जब टी बराबर टी हाफ यानी अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय उसके अर्ध आयु के बराबर हो, तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के आधा होता है। यानी 2 कंसेप्ट, पहला बताए थे कि जब t बराबर 0, जब t बराबर 0 तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। दूसरा कंसेप्ट इससे, जब t बराबर टी हाफ माने अभिक्रिया को संपन्न होने में लगा समय उसके अर्ध आयु के बराबर हो,
लगा समय अर्ध आयु के बराबर हो तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधा होता है। बराबर कब होगा? जब t बराबर 0। आधा कब होगा? जब t बराबर t हाफ हो। कोई दिक्कत है? आइए इस बात को लिखते हैं बाबा। दोस्तों देखिए, दोनों बात को लिखे हैं। जब t बराबर 0 तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। जब t बराबर t हाफ, जब t बराबर t हाफ, जब t बराबर t हाफ तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा होता है। जहां t रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय, t हाफ अर्धायु या अर्धकाल या अर्ध जीवन काल, दोनों बात याद हुआ। जब t बराबर 0 हो तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर होता है। जब t बराबर t हाफ हो तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा होता है। t का मतलब हुआ रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय, t हाफ का मतलब हुआ अर्धकाल या अर्ध आयु। तो आइए उदाहरण से समझिए दोनों बात को, एग्जाम्पल से समझे बउआ। एग्जाम्पल क्या है बाबू? सपोज दैट मान लिया जाए प्रारंभिक सांद्रता कहें या सांद्रण कहें, प्रारंभिक सांद्रण A है और अंतिम सांद्रण A-X है। तो बताइए कि जब t बराबर 0, जब t बराबर 0 तो अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के बराबर। तो जब t बराबर 0 तो अंतिम कितना है? A-X। प्रारंभिक कितना? A। दोनों क्या होगा? बराबर। आगे समझिए, जब t बराबर t हाफ, जब t बराबर t हाफ यानी रिएक्शन को संपन्न होने में लगा समय अर्ध आयु के बराबर हो, तब अंतिम सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण के आधा। तो जब t बराबर t हाफ तो अंतिम कितना है? A-X। प्रारंभिक कितना है? A। तो अंतिम प्रारंभिक के आधा होता है। और समझिए, सपोज दैट प्रारंभिक सांद्रण X, अंतिम सांद्रण Y। जब t बराबर 0 तो अंतिम प्रारंभिक के बराबर। तो अंतिम कितना है? Y। प्रारंभिक X क्या होगा? बराबर। अब बोलो, जब t बराबर t हाफ तो अंतिम प्रारंभिक के आधा। तो अंतिम क्या है? Y। प्रारंभिक कितना? X। तो अंतिम बराबर होगा प्रारंभिक के आधा। ये दो बात याद हुआ। अब चलिए आगे बातों पर हम विचार करते हैं। देखो बाबू, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अब कल वेग समीकरण, या प्रथम कोटि अभिक्रिया तो यहाँ पर सांद्रता की पावर 1 होना चाहिए। तो चलो अब कल वेग समीकरण क्या? R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A। बताओ ये सांद्रता है कि बताओ कौन कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए। तो यहाँ पर सांद्रता की पावर 1 देंगे। अब चलिए, ये पावर 1 दे भी सकते अब नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या चलिए या R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A। अब समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं सांद्रता को
दुगना करने पर, सांद्रता को दुगना करने पर, यानी पहले सांद्रता कितना है, पहले सांद्रता है बड़ी ब्रैकेट ए, अब इसको दुगना करना है, मतलब 2 से गुना करना। पहली सांद्रता ए है, अब इसको दुगना करना है, तो पहले ए था तो इसके मुताबिक 2a हो जाएगा। तो बताओ बाबू, अभिक्रिया की दर प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो जब सांद्रता चेंज होगा तो अभिक्रिया की दर भी चेंज होगा। तो बताओ बाबू, सांद्रता को दुगना करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सपोज दैट की अभिक्रिया की दर बदल कर हो गया R डैश। कब, जब सांद्रता को हम दुगना किए तब। चलिए, तो K इंटू बड़ी ब्रैकेट 2a, पढ़ते हैं इसको बाबू, इस 2 को बाहर कर देते हैं, तो R डैश बराबर K इंटू 2 बड़ी ब्रैकेट a, समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। आइए देखो दोस्त बढ़िया से, चलिए यहां से देखते हो बहुत छोटू, ये कितना होगा बोल, R डैश बराबर K इंटू 2 को बाहर कर दे, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब आइए बताओ बाबू, पहली स्थिति में अभिक्रिया की दर कितना था R, दूसरी स्थिति में जब चेंज किए तो अभिक्रिया की दर कितना हो गया R डैश। पहले सांद्रता था A, दुगना किए तो हो गया 2a। अब चलिए क्या होता है, सेकेंड में फर्स्ट से भाग दीजिए, तब बताओ बाबू, यहां पर लिखते हैं सेकेंड भागा फर्स्ट, तो क्या होगा, बाया में बाया से भाग दे, दाया में दाया से भाग दे, तो क्या होगा R बटा E बटा E, तो R डैश E बटा E, तो क्या हो गया K इंटू बड़ी ब्रैकेट ए बटा K इंटू 2 बड़ी ब्रैकेट इतना। अब E से E कट गया, E से E कट गया, तो R बराबर R डैश, एक बचा है 2, 1 बटा 2, तिरछा तिरछी गुना करें तो R डैश में 1 से तो R डैश 2R। बताओ बाबू क्या था, पहले अभिक्रिया की दर था R, अब कितना हो गया R डैश, यानी R डैश पहले से कितना गुना हो गया, 2 गुना, यानी अभिक्रिया की दर भी 2 गुना बढ़ गया। क्या देखे, जब सांद्रता को दुगना किए तो अभिक्रिया की दर भी दुगना हो जाएगा, जब सांद्रता 3 गुना करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी 3 गुना हो जाएगा, जब सांद्रता 4 गुना करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी 4 गुना होगा। यानी जो सांद्रता में चेंजिंग होगा वही अभिक्रिया की दर में चेंजिंग होगा। कब, जब अभिक्रिया कैसा हो, प्रथम कोटि। यानी यहां से आपका अर्थ निकल के आ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जितना गुना सांद्रता में परिवर्तन होता है उतना ही गुना अभिक्रिया की दर में भी परिवर्तन होता है। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया में सांद्रता को 3 गुना कर देते हैं तो अभिक्रिया का दर भी 3 गुना बढ़ जाता है। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया में सांद्रता को 4 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का दर भी 4 गुना बढ़ जाता है। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया में सांद्रता को 3 गुना घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी 3 गुना घट जाता है। माने जो स्थिति सांद्रता में बनती है वही स्थिति अभिक्रिया की दर में बढ़ती है। यानी यहां से स्पष्ट यही होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना अभिक्रिया के दर में भी परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में सांद्रता को 3 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी 3 गुना बढ़ जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता को 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी 4 गुना बढ़ जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता को 2 गुना घटाने से उसकी अभिक्रिया की दर भी 2 गुना घट जाता है। तो आइए इस बात को हम लिखते हैं दोस्त। देखिए बाबू, जो आपको समझाएं वही बात को हम बोर्ड पर लिखे हैं। क्या कंसेप्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में
सांद्रता को जितना गुना परिवर्तन किया जाता है उतना ही गुना परिवर्तन अभिक्रिया की दर में भी होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर सांद्रता को 3 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी 3 गुना बढ़ जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर सांद्रता को 3 गुना घटाते हैं तो अभिक्रिया की दर भी 3 गुना घट जाता है। अब आइए कंसेप्ट के रूप में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब आइए इंटीग्रेशन पर हम थोड़ा गौर करते हैं, उसके बाद हम अपनी टॉपिक को बताएंगे। तो आइए इंटीग्रेशन थोड़ा सा देखा जाए बाबू। हाँ देखिए छोटू, इस चैप्टर में टॉपिक को जानने के लिए इंटीग्रेशन का भी हल्का नॉलेज होना चाहिए। आइए इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता समाकलन, जिसका संकेत इस तरह से होता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। अब आइए इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? चल, इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन। एक मिनट, इस इंटीग्रेशन को बताते समय, इस इंटीग्रेशन को अध्ययन करते समय dx dy dt, तो dx का मतलब है x के सापेक्ष अगर रहता, dy तो y के सापेक्ष। चलिए आगे, dt t के सापेक्ष समझा जाए बढ़िया से। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। dx रहेगा तो x के सापेक्ष पढ़ेंगे, dy रहेगा तो y के सापेक्ष पढ़ेंगे, dt रहेगा तो t के सापेक्ष पढ़ेंगे। एक बार समझो, इंटीग्रेशन का हिंदी होता समाकलन। संकेत में इसको हम ऐसे बोलेंगे, और इस संकेत को हम क्या पढ़ेंगे? इस संकेत को क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। dx रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? x के सापेक्ष। dy रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? y के सापेक्ष। dt रहेगा तो क्या पढ़ेंगे हम? t के सापेक्ष। तो आइए और आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो दोस्त, एग्जाम्पल देखिए पढ़ने के लिए। अगर इसको इस तरह से लिखल रहे, ऐसे लिखल रहे, तो पढ़िए। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? 1 का। किसके सापेक्ष? x के। बढ़िया से पढ़ो। इसको पढ़ेंगे x के सापेक्ष। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, माने x के सापेक्ष इंटीग्रेशन। किसका? 1 का। यानी यहाँ लिखेंगे, बताओ बाबू, 1 का, सुन बाबू, x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष 1 का इंटीग्रेशन। शॉर्ट में इंटीग्रेशन लिखे। आगे चलते हैं, चलो पढ़िए। इसको पढ़ेंगे y के सापेक्ष, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, माने इंटीग्रेशन किसका? एक्स स्क्वायर का। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। चलो y के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं, बोलना है बाबू। बोलो। ये है इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन?
a माइनस एक्स का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष x के सापेक्ष a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। और समझिए, चलिए देख तो बाबा, पढ़ो। ई क्या है, बाई। चलिए बाई किसका, तो बाई मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, बाई का। इसको क्या पढ़ेंगे, टी के सापेक्ष। अर्थ निकला टी के सापेक्ष बाई का इंटीग्रेशन। बाई का इंटीग्रेशन। उम्मीद करते हैं पढ़ना सीख गए होंगे। अब चलिए निकालना सीखते हैं बाबू। देखो दोस्त, समझिए, 11 में आप डीसी पढ़े होंगे, इसको तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आई एस सी का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब अचर। कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या कांस्टेंट होता है। तो आइए याद किया जाए, डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर सी माने कांस्टेंट, आप याद किए होंगे कि सी का डीसी जीरो होता है। सॉरी, सी का डीसी माने कांस्टेंट का डीसी जीरो होता है। कांस्टेंट का माने कोई पूछेगा कि कांस्टेंट का डीसी कितना होता है, जीरो। तो डीसी का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन। तो जब कांस्टेंट का डीसी जीरो होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन याद किया जाए, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। सी का डीसी जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन सी होता है। याद हो गया, याद करो पहले, कांस्टेंट माने सी का डीसी जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन सी होता है। अब आइए बढ़िया से, अगर x का डीसी आपको बताए गए 1, x का डीसी 1, x का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। याद किया जाए, x का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। चलिए आई तो कैसे लिखते हैं, बोलो। इंटीग्रेशन कितना का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन केकर सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या होता है, x। याद करो, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना होता है, x। तो अब उसी तरह से चलते हैं, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष तो t होगा, 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष तो y होगा, 1 का इंटीग्रेशन k के सापेक्ष तो k होगा। समझे बढ़िया से, 1 का इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t होगा, 1 का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष y होगा। आइए इस बात को और समझाते हैं बहुत बढ़िया से समझा। बढ़िया से तो c का डीसी जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन c, x का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। दो बात, c का डीसी जीरो, तो उल्टा कर दीजिए, जीरो का इंटीग्रेशन c, x का डीसी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। कोई दिक्कत है, आइए और समझा जाए बाबू। देखो दोस्त, क्या देखें, बढ़िया से बताइए हमको, बढ़िया से बोल। 1 का इंटीग्रेशन इसके सापेक्ष x के सापेक्ष क्या हो गया, x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बढ़िया से बोलो। dx में 1 से गुना करेंगे, dx बराबर x। क्या देखें, dx का, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। चलिए सिमिलरली देखिए, सिमिलरली बताइए, dy का इंटीग्रेशन y।
चलिए बोलो, dt का इंटीग्रेशन t, बोले कर मान क्या होगा, dk का इंटीग्रेशन के, आगे देखो बाबू, चलिए देखो बाबू, इसका कितना मान होगा, dx का इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत है। और अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं, कल पुनः फिर अगला क्लास में इंटीग्रेशन को आगे हम बढ़ाएंगे।